चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जैसे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में, यानी कुछ टर्मोलॉजी बता रहे थे आप लोग को। जैसे इसमें सबसे पहला टर्म था हम लोग का मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी कि ये मॉर्फोलॉजी क्या होता है। और मॉर्फोलॉजी को हिंदी में हम लोग कहते हैं आकारिकी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब आकारिकी। अच्छा, अब ये आकारिकी क्या होता है, यानी कि मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवों के बाहरी भागों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। यानी इसको बोलेंगे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाह्य, यानी बाहरी भाग। एक्सटर्नल, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यानी आकारिकी क्या है, तो इसका मतलब हुआ पौधों अथवा जंतुओं के बाहरी भागों का अध्ययन। पौधों अथवा जंतुओं के बाहरी भागों का अध्ययन आकारिकी कहलाता है। ठीक है, आकारिकी कहलाता है। पौधों अथवा जंतुओं के बाहरी भागों का अध्ययन आकारिकी कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल। बात समझ में आया। यानी किसी भी पौधों अथवा जंतुओं के बाहरी भागों का अगर अध्ययन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आकारिकी कहते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी उसको कहा जाता है। ठीक है, आकारिकी। उसी तरह से जैसे दूसरे नंबर में अगर हम लोग देखें एनाटोमी के बारे में, एनाटोमी का मतलब होता है बाबू शरीर रचना। एनाटोमी मतलब क्या हो जाएगा, शरीर रचना। अच्छा, शरीर रचना का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स, यानी पौधों अथवा जंतुओं के आंतरिक भागों का अध्ययन एनाटोमी कहलाता है, यानी कि शरीर रचना कहलाता है। जब किसी भी पौधों के या फिर जंतुओं के आंतरिक भागों का अध्ययन होता है तो उसी को हम एनाटोमी कहते हैं। यानी एनाटोमी में आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए। एनाटोमी में सेम ऐसे ही, ज्यादा सोचना नहीं है। स्टडी ऑफ, यहाँ बस एक्सटर्नल पार्ट जो है ना मॉर्फोलॉजी में, बस इसमें क्या सोचना है आपको, इंटरनल पार्ट सिर्फ लिखना है। यानी आप यहाँ क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अथवा एनिमल्स, यानी पौधों अथवा जंतुओं के आंतरिक भागों का अध्ययन। स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड एनाटोमी। बात समझ में आया। तो एनाटोमी क्या है, तो इसमें हिंदी कैसे बोलिएगा, बोलिए हिंदी। ऊपर वाला में आकारिकी का हिंदी आप बोले थे, जैसे मान लीजिए कि किसी भी जीव के बाहरी भाग का जब अध्ययन होता है, किसी भी जीव का, जैसे मान लीजिए कि आप हमको अगर बाहर से पढ़ रहे हैं तो बाहर के बारे में अगर आप देख के बता रहे हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, मॉर्फोलॉजी। और जब बॉडी के अंदर के पार्ट के बारे में, जैसे कि सर आप यहाँ लीवर है, सर यहाँ जो है आपका स्टोमैक है, अमाशय है, सर यहाँ 2 लॉन्ग्स है, फेफड़ा है। तो जब आप बॉडी के इंटरनल पार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एनाटोमी कहेंगे। एनाटोमी, बात समझ में आया। तो किसी भी पौधों अथवा जंतुओं के बाहरी भागों का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी, आकारिकी। और किसी भी पौधों अथवा जंतुओं के आंतरिक भागों का अध्ययन क्या कहलाता है, एनाटोमी। बात समझ में आया। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं, पौधों अथवा जंतुओं के
पौधों अथवा जंतुओं के आंतरिक भागों का अध्ययन, पौधों अथवा जंतुओं के आंतरिक भागों का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर रचना कहलाता है। ठीक है, तो शरीर रचना क्या है? तो पौधों अथवा जंतुओं के आंतरिक भागों का अध्ययन शरीर रचना कहलाता है। क्लियर हुआ? यानी पौधों अथवा जंतुओं के आंतरिक भागों का अध्ययन शरीर रचना कहलाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रहे हैं ना आप लोग? हाँ, दोनों लैंग्वेज लिखिएगा, ये नहीं कि केवल हिंदी लिखिएगा लोग फिर। चलिए, तीसरा एक पॉइंट और हम बात कल किए हुए थे, फिजियोलॉजी के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस किया गया था कि सर ये फिजियोलॉजी क्या होता है। जैसे हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी, कारिकी और कारिकी का मतलब होता है कि किसी जंतुओं के या पौधों के भागों के द्वारा होने वाले कार्यों का अध्ययन कारिकी कहलाता है। बात समझ में आया? यानी कि स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी और पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर के भाग के द्वारा या फिर शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन जो किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग लीवर के बारे में पढ़ते हैं कि सर हमारे लीवर का कार्य होता है, अलग अलग कार्य है, हमारे हृदय का अलग अलग कार्य है, हमारे फेफड़ों का लंग्स का कार्य है, हमारे पैनक्रियाज अग्नाशय का कार्य है, ठीक है, इंटेस्टाइन का भी कार्य है। तो हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट का कार्य आप पढ़ते हैं कि नहीं? तो अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी बोल दिया गया मतलब कि सर आप उसमें ह्यूमन के बारे में पढ़ाइएगा और ह्यूमन के बॉडी के द्वारा जो भी कार्य होगा ना, फंक्शन होगा, उसके बारे में आप उसमें पढ़ाएंगे। बात समझ में आया? तो इसका मतलब होता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, इसको हम लोग बोलेंगे स्टडी ऑफ फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? और फंक्शन को हिंदी में कार्य कहते हैं। स्टडी ऑफ फंक्शन, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ आवर बॉडी या पार्ट्स ऑफ बॉडी आर कॉल्ड फिजियोलॉजी। आर कॉल्ड फिजियोलॉजी। यानी फिजियोलॉजी क्या है? तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है बाबू, यानी कि हमारे शरीर अथवा शरीर के भागों के द्वारा, शरीर के भागों, हमारे शरीर अथवा शरीर के भागों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन कारिकी कहलाता है। बात समझ में आया क्या हम क्या कहना चाहते हैं? यानी बाबू जब हमारे शरीर अथवा शरीर के भाग यानी पार्ट के द्वारा कोई भी कार्य होगा, जैसे आप अपने बॉडी के द्वारा क्या करते हैं भाई, सर हम इससे बोलते हैं, लिखते हैं, दौड़ते हैं, बस समझ में आया कि नहीं? सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, स्मेलिंग करते हैं, मतलब कि हमारे शरीर के द्वारा कार्य हो रहा है कि नहीं? तो हमारे शरीर के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है, चाहे हमारे शरीर के पार्ट जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, बस समझ में आया, ब्रेन, ये सब अलग अलग कार्य करता है।
तो हमारे शरीर अथवा शरीर के भागों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन कारिकी कहलाता है। बस समझ में आया? हमारे शरीर अथवा शरीर के भागों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन कारिकी कहलाता है। हो जाएगा? समझ में आया? बस इसको उतार लेना है। तो इस तरह से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के, यानी कि इस तरह हम लोग फिजियोलॉजी को समझ रहे हैं, यानी कारिकी क्या है। क्लियर हो जाएगा कारिकी? अब समझ गए बात को? चलिए उतार लिए। इसको अब नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसे ये सब बेसिक जितनी बातें हम लोग कर रहे थे शुरुआत में, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी को कितने ग्रीक शब्दों से लिया गया है, बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के टर्म में यानी कि शब्द को किसने दिया था, ये सब आपको बताया जा चुका है। मॉडर्न बायोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, आधुनिक जीव विज्ञान के पिता। अच्छा, हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक को किसने लिखा था, बता दिए ना ये सब। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था। अगर किसी का क्लास छूटा है तो आपको ये वीडियो, क्लास का जो वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बायोलॉजी से मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलें। ठीक है, चलिए, चैनल का नाम है विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, अपने क्लास का एप्लीकेशन भी है। अगर मान लीजिए कि आपका जब सिलेबस शुरू हो जाएगा तो अब अपने क्लास के एप्लीकेशन पे भी आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। जिन बच्चों का भी एडमिशन होगा उनको कोड मिलेगा, एक बैच कोड, और उस बैच कोड के द्वारा आप एप्लीकेशन के बैच कोड में ऐड होइएगा। और आपका बैच कोड जोड़ते ही आपको एक एप्लीकेशन में आपका सारा जैसे जैसे जितना चैप्टर में पढ़ाया जाएगा सारे लेक्चर उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर का होगा। ठीक है, अगर बाय द वे जिस दिन आप क्लास नहीं आ रहे हैं तो उस दिन का आपको क्लास जो है मिल जाएगा। मतलब वो आपके पास जो एप्लीकेशन रहेगा ना, आप क्लास आए नहीं आए, अगर अब्सेंट हो जाते हैं तो भी आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, तो ये एडमिशन के बाद ही ऐसा फायदा मिल पाता। माइक्रोलॉजी इज ऑल्सो अ पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी। बैठिए, समझा रहे हैं। क्योंकि माइक्रोलॉजी में भी हम लोग को सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना होता है। माइक्रोब्स के स्टडी के बारे में जिसमें पढ़ा जाए उसको माइक्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग बायोलॉजी के एक ब्रांच है, बायोलॉजी का ब्रांच है, लेकिन हम मेनली बायोलॉजी को 2 ब्रांच में ही बांटते हैं। एक होता है जूलॉजी और दूसरा बोटनी। माइक्रोलॉजी भी आप कह सकते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। और हम लोग क्या किए हैं कि जितना एनिमल को बांटे हैं ना, एनिमल में सूक्ष्म जीव तक सबको ले लिए हैं, अब प्लांट जितने हैं उनको एक अलग कर दिए हैं। तब जितने एनिमल होंगे उनको जूलॉजी और जितना प्लांट्स होंगे सबको बोटनी। ठीक है, लेकिन आप माइक्रोलॉजी, अगर माइक्रोब्स के बारे में जिसमें स्टडी करेंगे उसको माइक्रोलॉजी भी कहते हैं। यानी माइक्रोब्स मतलब होता है सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, तो भी सही है, गलत नहीं कहा जाएगा उसको। ठीक है, चलिए लिख लिए क्या इसको। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का जैसे जो मेन टॉपिक जो हम लोग का था। अब यहां से शुरू होने वाला है मेन टॉपिक जो होगा, ये अब शुरू किया जाएगा, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले आप लोग क्या देखें, बायोलॉजी में सर हम लोग सिर्फ सजीवों का ही अध्ययन कर सकते हैं, यानी बायोलॉजी में हम लोग को निर्जीव के बारे में स्टडी नहीं करना है, सिर्फ सजीव के बारे में करना है। तो चलिए आज बात किया जाए सबसे पहले बात कि चलिए अगर इस पृथ्वी पर कोई जीव है तो सजीव अगर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है यानी सजीव, उसके बारे में कुछ बात किया जाए कि आखिर ये सजीव कौन कौन है। तो क्या हम लोग सजीव हैं? जो सजीव होता है ना उसको हिंदी में सजीव को लिविंग कहते हैं, और नॉन लिविंग अगर मिल जाए तो उसका मतलब होता है निर्जीव। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी आपको यहाँ जो 2 तरह के जीव दिखाई देंगे, कुछ सजीव होते हैं, कुछ जो है निर्जीव होता है। ठीक है, वस्तु 2 तरह के होते हैं कि नहीं, थिंग्स। अच्छा, अब इसमें देखिए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं यानी कि सजीव जितने भी होते हैं, तो ये सजीव का कुछ कैरेक्टर हम लोग देखेंगे जो क्या हम लोगों से मैच हो रहा है क्या। तो कैरेक्टर, अब मान लीजिए कि सजीव को पहचानना होगा तो उसके लिए हमें पहले उसके गुण के बारे में जानना जरूरी है ना जी,
जब तक उसके गुण को आप नहीं जानिएगा तब तक कैसे पहचानिएगा कि सजीव है कि निर्जीव है। तो कुछ सजीवों का गुण होता है, द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब होता है बाबू, कैरेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? गुण। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब सजीव प्राणी या सजीव, सीधे आप बोल देंगे, ठीक है। सजीवों के गुण। अब ये सजीवों के गुण कौन कौन है? तो सजीव का गुण जो होता है, कैरेक्टर होता है, सबसे पहला नंबर सजीव का गुण। सर जितना भी सजीव है ना, आप उसको सजीव तभी कहिएगा जब वो सेल के मिलने से बना होगा। और इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी सजीव नहीं है जो सेल के मिलने से नहीं बना हुआ हो। अगर वो सेल के मिलने से नहीं बना है मतलब हम उसको लिविंग सजीव नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वायरस। वायरस जो है ये कोशिका के मिलने से नहीं बना हुआ है, तो मजाल की आप उसको निर्जीव कह दें। माने वैसे मान लीजिए कि अगर कोशिका के मिलने से वायरस नहीं बना है तो ठीक है, उसको आप सजीव नहीं कहिएगा, यही ना, लिविंग नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या आप नॉन लिविंग कहिएगा? सर निर्जीव भी नहीं कह सकते। अगर निर्जीव रहता, जैसे ये पेन निर्जीव है, तो क्या आपको कोरोना वायरस इसके कारण हो सकता है? लेकिन वायरस के कारण तो कोरोना हुआ था, पता है ना, अभी हाल ही में पढ़े हैं आप। कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम, वायरस के कारण होता है। एड्स वायरस के कारण होता है, HIV के कारण होता है। राइनो वायरस के कारण कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम होता है। कोरोना के कारण, कोरोना वायरस के कारण कोरोना होता है। अब बताइए कि आखिर ये वायरस अगर निर्जीव होता तो इतना परेशानी करता क्या? अभी कोरोना काल में देख ही लिए उसके बारे में। तो अब कोरोना काल में देखने के बाद तो सर हिम्मत नहीं होता है कि हम लोग कोरोना को मैंने वायरस को निर्जीव कह दें, नहीं ना कहिएगा। लेकिन उसको सजीव भी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि सर वो सेल के मिलने से नहीं बना होता है। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि हम उसको सजीव कहेंगे कि निर्जीव कहेंगे। अभी इसमें खोज जो है जारी है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, ठीक है, कि उसको कहीं नहीं रखा गया है, लिविंग में उसको नहीं रखा गया, ऐसा क्या कारण है? जब हम आप लोग को द लिविंग वर्ल्ड पढ़ाएंगे ना, तो इस चैप्टर के सबसे लास्ट में मिलेगा आपको। लिविंग वर्ल्ड पढ़ाने के बाद इसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो वायरस एकदम लास्ट में मिलेगा। वायरस के बारे में, प्रायोन्स के बारे में, लाइकेन के बारे में, ये सब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके लिए कोई जगह ही नहीं होता है। अब मान लीजिए कि देखिए, आप अगर किसी को दोस्त बनाना चाहिएगा तो किसको दोस्त बनाइएगा? जो आपके गुण से, जिसका गुण मिलता हुआ हो, या ऐसा पता चले कि आपके तरफ से भी रहे, या आपका बात जान के आपके दुश्मन तक पहुंचाने का भी काम करे, तो उसको आप रखिएगा। तो वो आदमी कहीं का नहीं रहता है, ना उधरे का ना इधरे का, समझ रहे हैं? तो उसी तरह का कंडीशन है वायरस के साथ। तो खैर वो हम लोग अलग पढ़ा जाएगा। वायरस जैसे 5 वर्गीकरण हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, बस 5 को जीव इस पृथ्वी पर है। क्या वायरस नहीं है? है। तो उसको कोई जगह मिला है? नहीं मिला है। मोनेरा में सभी बैक्टीरिया को रखा गया है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में, MPROFPA, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो एक बात बताइए, मोनेरा मतलब हो गया, मोनेरा जगत में जितना जीवाणु है, बैक्टीरिया है, सबको एक जगह रख दिया गया मोनेरा में। प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, इस सबको रख दिया गया। अच्छा, फंजाई के अंदर कवक के बारे में आप लोग नाम सुने, कवक, ईस्ट का नाम सुने होइएगा, पेनिसिलियम का नाम सुने होइएगा, तो इसमें रख दिया गया, ठीक है। तो बताइए, फंजाई को भी जगह मिल गया। जो कुकुरमुता का नाम आप सुने हैं, मशरूम, उसको भी जगह दे दिया गया कि वो एक फंजाई, एक कवक है, भाई लो कवक में तुम चले जाओ। उसके बाद प्लांटी, जितना भी इस पृथ्वी पर पौधा है उसको पादप जगत में रख दिया गया, और जितना भी एनिमल है उसको जंतु जगत में रख दिया गया। क्या यहाँ कहीं आपको वायरस मिला है? नहीं मिला। तो वायरस को कोई जगह ही नहीं मिला है वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में वायरस का कोई जगह नहीं है। अब आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि सजीवों का गुण क्या क्या होगा। तो बाबू सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितने भी सजीव इस पृथ्वी पर है ना, उन सभी में कोशिकीय संगठन होता है। क्या होता है जी? कोशिकीय संगठन होता है, ठीक है। ये बात याद रखना है आप सबको।
कोशिकीय संगठन का मतलब क्या हुआ, यानी सभी के बॉडी में, यानी जितना भी जीव है सबके बॉडी कोशिका के संगठन से बना हुआ है, यानी कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ है। तो इसीलिए पहला गुण क्या हो जाएगा, कोशिकीय संगठन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा भाई, हमारे अंदर कोशिका के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक है। सजीव का और गुण अपने से बोलिए, आप लोग तो जानते हैं सजीव का गुण, सर जितना भी सजीव है ना सब में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, उपापचयन, उपापचयन, ठीक है। जितना भी सजीव है ना सर उसमें उपापचयन होता है। सर ये उपापचयन क्या है, उपापचयन का मतलब होता है ना हमारे शरीर में होने वाले जितना भी रासायनिक अभिक्रिया है। अरे हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते रहता है, आप ऑक्सीजन लेते हैं, सोचिए कहां से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस के द्वारा, नाक से, हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। फिर मान लीजिए हमारे बॉडी में आप भोजन जो लेते हैं, आखिर भोजन लिए चावल दाल सब्जी और उसको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कुछ और निकालते हैं, निकलता है कि नहीं, मतलब उसको जीव जो है अमोनिया के रूप में निकालता है सजीव, कुछ जीव जो है उसको यूरिया के रूप में निकालता है, कुछ जीव जो है उसको यूरिक एसिड के रूप में निकालता है। अरे हमारे शरीर के अंदर हम जो भी भोजन कर रहे हैं ना, अंदर हमारे शरीर में वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जानते हैं क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अमोनिया जो है ना बहुत टॉक्सिक यानी विषैला पदार्थ होता है। और जब इतना विषैला पदार्थ आप उसको बाहर निकालिएगा जहरीला पदार्थ को, तो जिस रास्ता से मल मूत्र निकलेगा ना उस रास्ता में धुआं धुआं उठ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए लीवर का देन है और हमारे किडनी का, ये दोनों मदद करता है डी अमोनिफिकेशन, यानी अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और तब हम यूरिया को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यानी कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कुछ जीव यूरिया निकालता है, कुछ अमोनिया निकालता है, कुछ यूरिक एसिड यूरिक अम्ल निकालता है। तो ये सब कहां से आ रहा है, खाना खाए चावल दाल सब्जी निकाल रहे हैं अमोनिया, मतलब हमारे शरीर में क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हमारे बॉडी में जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना उस सबको एक साथ मिला दीजिएगा तो उसी को मेटाबॉलिज्म कहेंगे। यानी द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग उपापचयन कहलाता है। चलिए तीसरे नंबर में बताइए इसका और क्या क्या गुण है, बोलिए। सर ये रिस्पायरेशन, बोलते जाइए, आप सब लोग जानते हैं सजीव है ना जी सब लोग, हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, श्वसन करते हैं हम लोग, श्वसन करते हैं। सर हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, वृद्धि तो कर ही रहे हैं, सर हम लोग वृद्धि भी करते हैं। सर हम लोगों में मूवमेंट भी होता है, सर गति भी कर सकते हैं, मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है, गति भी हम लोग सर कर सकते हैं। बात समझ में आया। अच्छा उसके बाद छठे नंबर में सर हम लोग अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकते हैं सर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है क्या, हाँ नहीं है, सही बात है, जनन भी कर सकते हैं, यानी सजीव अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। सोच में पड़ जा रहे हैं जी, जनन की जहां बात आ रही है। चलिए तो अब यहां जैसे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सातवें नंबर में क्या होगा, जितने भी सजीव है इस पृथ्वी पर सब अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी उसको जनन, जनन हम हमारे माने जीवों का सबसे मुख्य गुण होता है। अच्छा सर हम लोग भोजन जो लेते हैं ना उसका डाइजेशन भी हमारे शरीर में होता है सर, हम पाचन भी कर सकते हैं। और क्या करेंगे बोलिए सर, पाचन करने के बाद ना इसको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में भी बाहर निकाल सकते हैं, यानी हम इसका एक्सक्रीशन भी कर सकते हैं सर, यानी कि हम इसका उत्सर्जन भी कर सकते हैं, यानी इसे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मतलब वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आया। और भी कुछ काम है हम लोगों का, हाँ सर हम लोग मोबाइल भी चला सकते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक, इस पे 24-24 घंटा तक ऑनलाइन रह सकते हैं। तो ये गुण हम अभी बुक में नहीं दिया है, लेकिन कोशिश किया जाए उसको जुड़वाने का। अगला गुण सजीव का सबसे मुख्य गुण अब ये होने वाला है, ठीक है। चलिए 9वें नंबर में क्या हो जाएगा बाबू, कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस। बाबू कॉन्सियसनेस हम लोग के लिए मनुष्य में सबसे ज्यादा होता है। कॉन्सियसनेस मतलब
चेतना। अच्छा, कभी आपका हाथ अचानक से आग पर चला जाता है तो फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है सर, बगल वाला हम लोग को बताता है हाथ खींचो, तुम्हारा हाथ जल रहा है, ऐसा होता है क्या? ना सर, हम लोग खुद से हाथ हटा लेते हैं। इसका मतलब हमारे पास खुद का ये चेतना क्षमता जो है ना, चेतना क्षमता, कॉन्सियसनेस की कैपेसिटी सबसे ज्यादा हम लोग के पास, मनुष्य के पास ही होता है। हम लोग बगल में बनने वाले चिकन को या मटन को यहीं से पता लगा सकते हैं कि अच्छा चिकन बन रहा है दोस्त के यहाँ, चलो उसके रूम में, दूर से पता लगा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अभी मौसम में बदलाव आया, हम मौसम के अनुकूल अपने आप को भी बदलाव ला सकते हैं। जैसे गर्मी का मौसम आया, हमको महसूस हुआ कि गर्मी हो रहा है, उसके बाद भी हम चट्टी का बोरा ओढ़ के नहीं रहते हैं सर, हम लोग टी शर्ट पे आ जाते हैं, मतलब जैकेट हटा देते हैं। अगर मान लीजिए कि उसके बाद भी कोई चट्टी का बोरा लगा के पहन के है तो मतलब वो पागल है, उसका थोड़ा फेज उड़ गया है, उसको फिर से सोल्डिंग करने की जरूरत है, बस समझ में है। अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है, तो कॉन्सियसनेस का मतलब हुआ कि सजीवों का एक वैसा गुण जिसके द्वारा वो अपने आस पास के होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सके। और खाली परिवर्तन को महसूस नहीं करे, अभी ना कि परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी, ये वाला फीलिंग्स क्या चीज, ये जो एक्सप्रेशन आपका निकल रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है, भाई ये ठंडा के दिन में निकलता है, गर्मी के लिए थोड़ी निकलता है। गर्मी के लिए हाँ भाई बहुत गर्मी हो रहा है, ये वाला एक एक्सप्रेशन हुआ। तो या फिर आपको गर्मी महसूस हो रहा है और उसके बाद भाई जैकेटवा देगा, गर्मी हो रहा है, पहन पहन के आप रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप महसूस तो कर रहे हैं पर आप इसके अनुकूल अपने आप में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, वातावरण के अनुकूल अपने आप में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, समझ गए? तो तब उसको मैड कहा जाएगा, पागल कहा जाएगा। पागल में भी कॉन्सियसनेस होता है, चेतना होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। यहां तक कि ब्रेन डेड जो कोमा में जो पेशेंट होता है उसमें भी कॉन्सियसनेस होता है, चेतना होता है। ऐसा नहीं है कि वो कोमा में है तो उसमें चेतना नहीं है, नहीं होता है। अब वो अलग बात है कि उसको दो लाठी मरबो करिएगा तो उठ के रिप्लाई नहीं देगा, लेकिन अगर बगल वाला को पेन चुभा दीजिएगा ना तो उधर से दो तीन को पेन एक साथ जोड़ के चुभाएगा, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि तुरंत रिप्लाई दे दिया। पहले तो मान लीजिए महसूस किया और तुरंत रिप्लाई दे दिया, मतलब महसूस भी कर रहा है, रिटर्न में भी आपको दे भी रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि चेतना सबसे ज्यादा हम मनुष्य में होता है। बात समझ आया? आजकल तो चेतना इतना ज्यादा हो गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई गाली भी दे दिया किसी को, हल्का गाली देना दे, बाहर गाली के बदले रिजल्टेंट ज्यादा दे देगा, माथा होता फोड़ फाड़ देगा। मैंने तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में कॉन्सियसनेस हो गया, इतना भी चेतना नहीं होना चाहिए मनुष्य में। बात समझ में आ रहा है? तो ये जितना भी आप लोग को यहाँ बताया गया है, जैसे कोशिकीय संगठन, यानी हमारे शरीर में हमारे शरीर का निर्माण कोशिका के संगठन से बना है। हम लोगों में मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयन क्रियाएं होती है, हम लोग रेस्पायरेशन श्वसन कर सकते हैं, हम ग्रोथ कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं, हम जनन कर सकते हैं, हम पाचन कर सकते हैं, डाइजेशन, हम एक्सक्रीशन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल सकते हैं, हम कॉन्सियसनेस चेतना कर सकते हैं। भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन भी तो होता है, यानी सजीवों का एक गुण पोषण का भी तो है ना जी। क्या पोषण भी तो हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी हमें पोषण की आवश्यकता होती है भाई। हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल पे डिपेंड होते हैं, हम लोग को चाहिए, ठीक है? तो ये जितना भी बात आपको बताएं ये सब सजीव का गुण है, यानी जितने भी सजीव होते हैं ना उन सभी का अलग अलग ये गुण होता है। अब इसमें से हम एक एक करके सजीव के गुण को ही पढ़ेंगे, अब पूरे टॉपिक को हम लोग पढ़ लेंगे। बात समझ में आया? जब इतना पूरा टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, डाइजेशन आएगा, मतलब कि आपको डाइजेशन के बाद हम डाइजेशन वाला टॉपिक में आपको सलाइवरी ग्लैंड, अपने लार ग्रंथि के बारे में ले जाएंगे, अपने तीत के बारे में, दांत के बारे में ले जाएंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, आईसी, पीएम और एम, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक, तो ये सब आगे आपको बताएंगे। फिर हम वहीं से आपको लीवर में ले जाएंगे, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पेनक्रियाज में ले जाएंगे, स्प्लीन, प्लीहा में ले जाएंगे, स्प्लीन में, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटिलेट्स के बारे में, ये सब हम लोग बात करेंगे। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, उसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। आरबीसी का आकार बाइकॉनकेव यानी उभया अवतल होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का बता दिए। आरबीसी का निर्माण
बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का मृत्यु स्प्लीन यानी पलीहा में होता है। यानी ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ होता है? स्प्लीन पलीहा में। ग्रेवयार्ड मतलब हो गया कब्रिस्तान जहां मरता हो। कहाँ मरता है? स्प्लीन में जाकर मरेगा। और जन्म कहाँ होगा? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होगा। सब आप लोग को फिगर दिखा के सारा चीज समझाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसमें सारा चीज समझा जाएगा। सबसे पहली बात आप लोग एक काम करें, पहला नंबर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिख लेंगे। पहला नंबर में उतार लिए थे ना सब लोग? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बाबू कोशिकीय संगठन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कोशिकीय संगठन। यानी जितने भी सजीव होते हैं ना, उनमें शरीर में कोशिकाएं संगठित होती है, तब उनके बॉडी का निर्माण होता है। चलिए इस बात को अब समझा जाए कि ये कोशिकीय संगठन आखिर होता कैसे है। तो बाबू आप ये बात जानते होइएगा कि सर जितना भी सेल है ना, कोशिका है, कोशिका, देखिए सेल जो है आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करता है। टिश्यू से सर ऑर्गन का निर्माण होता है। ऑर्गन से सर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। और फिर ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का निर्माण होता है। क्या बोला गया है कि कोशिका के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। कोशिका के मिलने से किसका निर्माण होगा? तो सर कोशिका के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। अच्छा, कभी भी एक कोशिका के मिलने से ऊतक नहीं बनता है बाबू। कोशिकाओं के समूह के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। ये बात को याद रखिएगा। ये मत बोलिएगा कि कोशिका से ऊतक बनता है, नहीं, कोशिका के समूह से ऊतक का निर्माण होता है। एक सेल, हमारे कोशिका का डिवीजन क्यों होता है आपको पता है? हम लोगों में हमेशा हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए हमारी कोशिकाएं हमेशा टूटते रहती है। एक कोशिका हमेशा कितने कोशिकाओं में टूटती है? दो कोशिकाओं में। हमेशा एक कोशिका दो कोशिकाओं में, दो कोशिका चार कोशिका में, चार कोशिका छह कोशिका में, नहीं आठ में। ठीक है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से 32, 64, 128, 256। इस तरह से हमारी कोशिकाएं क्या होती है? टूटते चली जाती है। बस समझ में आया? यानी कि कोशिकाओं का जो संगठन होता है, तो कोशिका के आपस में तभी मिले, कोशिका समूह बनाएगा, उसके लिए सेल का टूटना जरूरी है। एक सेल दो सेल में टूटेगा, चार सेल में, आठ सेल में, तो कोशिका का संख्या बढ़ रहा है कि नहीं? तो जब कोशिका का समूह ज्यादा हो जाएगा ना, तब उस तरह से टिश्यू का निर्माण होगा। फिर उसके बाद ऊतकों के समूह को, ऊतकों के समूह से अंग का निर्माण होता है। अंग के समूह से अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्रों के समूह से शरीर का निर्माण होता है। बात समझ में आया क्या? यानी कोशिका के समूह को आप यहां बोल सकते हैं सर ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप मतलब समूह, ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू, बोल सकते हैं। यानी ऊतक अगर कोई पूछेगा क्या है, तो क्या बोलिएगा? सर कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। उसी तरह अंगों के समूह को अंग तंत्र, अंग तंत्र के समूह को शरीर। यानी अंग तंत्र के समूह से, यानी कि ये हो जाएगा ग्रुप, यहाँ ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आया क्या? यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि ऊतक का निर्माण कैसे होगा, तो आप क्या बोलिएगा? सर कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतकों के समूह से अंग का निर्माण होता है, अंगों के समूह से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और फिर अंग तंत्र के समूह से शरीर का निर्माण होता है। तो देखिए, तो हमारे शरीर का निर्माण कोशिका के संगठन से हुआ है कि नहीं? यानी कोशिका आपस में संगठित होते होते पहले टिश्यू बना, टिश्यू से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, यानी ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी यानी शरीर का निर्माण हुआ। इसको जरा नोट कर लेंगे।
हो गया? चलिए, सब लोग उतार लिए क्या? हाँ, अब इसमें हम लोग सेल के बारे में जानेंगे कि ये सेल क्या है। सेल मतलब क्या होता है बाबू? चलिए, सेल क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड, ये एंड का साइन है। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन का संरचनात्मक तथा, लाइफ मतलब जीवन, यह जीवन का, अच्छा बॉडी भी बोल सकते हैं, यह जीवन का संरचनात्मक तथा, यह जीवन का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, सेल क्या है? तो सर यह जीवन का संरचनात्मक तथा, यह जीवन का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, यह जीवन का ओके संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है। संरचनात्मक के बगल में एंड है ये। ठीक है, ये जो साइन आप देख रहे हैं ना बाबू, इस तरह का अगर साइन दिखेगा तो समझ लीजिएगा ये है एंड, इसका हिंदी होता है और। ठीक है, यानी कि यह जीवन का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है। अच्छा, हम अगर ऐसा नहीं लिखें तो और मतलब अथवा, तो हम चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या? हम लोग लिखेंगे अथवा, यानी कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब क्या होता है बाबू? जीवन। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई। स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटी, यानी कि यह जीवन का सबसे छोटी इकाई है, बोल सकते हैं। यह जीवन का जीवन की कर दी, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, यह जीवन की सबसे छोटी इकाई। अच्छा, यह जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अच्छा, हम चाहें तो एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं क्या? और मतलब अथवा। अरे हमारे पास जिस तरह से भी ऑप्शन रहे, छोड़ के नहीं आना है, बना के आना है। उसके लिए अलग अलग लैंग्वेज आना जरूरी है। लिख लिए, किसी का छूटा नहीं ना? या हम चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे लिखिएगा हिंदी में? यह जीवन का आधारभूत इकाई है, बोल सकते हैं। यह जीवन का आधारभूत इकाई है, यानी आधार है, ये हमारे जीवन का आधार है, बेस है। सेलवा नहीं होगा ना तो टिश्यू कहाँ से बनेगा? और टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन बनेगा,
और जब ऑर्गनवा नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम तो और नहीं बनेगा। तो बॉडी का निर्माण कहाँ होने वाला है, बात समझ में आया। तो इसलिए कोशिका जो है ना हमारे शरीर का या हमारे जीवन का आधार होता है। या फिर एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक और कौन तरीका है सर लिखने का, एक और डिफिनेशन आप इसका बना सकते हैं क्या। इट इज द, बोलिए, एगो बच गया है, फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब मूलभूत, मूलभूत। इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी यह जीवन का मूलभूत, यह जीवन का मूलभूत इकाई होता है। यह जीवन का मूलभूत इकाई होता है। बात समझ में आया। यह जीवन का मूलभूत इकाई होता है। हो गया, लिख लिया। लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग सेल का, अच्छा उतारिए, सेल का डिस्कवरी कैसे किसने किया था, कोशिका की खोज किसने की थी, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, कोशिका का, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोन वन लीवन हुक ने। समझ में, लीवन हुक ने, एंटोन वन लीवन हुक जो थे ये जीवित कोशिका लाइव सेल की खोज की थी। और डेड सेल, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो डेड सेल था। खैर उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ा जाएगा। कब खोज किया गया था सेल का, 1665 में। लिख लेंगे, हो गया, इसको लिख लिए। चलिए अब लिखना है, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे 1665। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने की थी। देख लिए, तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, लाइव सेल यानी जीवित कोशिका, लाइव सेल वाज डिस्कवर्ड, लाइव सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा जीवित कोशिका को खोजा गया था, एंटोन वॉन लीवेन हुक के द्वारा।
लाइव सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वन लीवेनहुक। ठीक है, क्या बोलेंगे, कब किए थे जी? सिक्सटीन 74 कर दीजिएगा, 1674। यानी जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज एंटोन वन लीवेनहुक, एंटोन वन लीवेनहुक के द्वारा कब किया गया था? 74 ईस्वी में। किया गया था, हाँ 1674, 1674 में हुआ था एंटोन वन लीवेनहुक की खोज। एंटोन वन लीवेनहुक के द्वारा खोज जो है 74 में हुआ था। हो गया। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोन वन लीवेनहुक ने के द्वारा 1674 ईस्वी में किया गया था। कोशिका की स्टडी जिसमें होती है उसको क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेल, यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन। कोशिका के स्टडी को क्या कहते हैं सर? साइटोलॉजी, यानी कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी याद रखिएगा। कोशिका के स्टडी को, यानी सेल के स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, साइटोलॉजी लॉजी जो है ना, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइटो और लॉजी। साइटोस लोगोस। साइटो मतलब होता है बाबू, साइटो मतलब सेल, और लॉजी मतलब टू स्टडी। सेल मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? कोशिका, यानी कोशिका का, और स्टडी मतलब अध्ययन, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अरे आया समझ में? आया समझ में? कोशिका का अध्ययन, माने साइटोलॉजी वर्ड जो है, साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोशिका का अध्ययन। ठीक है, कल के क्लास के लिए हम लोग एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, क्या? टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल का मतलब होता है कोशिका का प्रकार। टाइप ऑफ सेल यानी कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार लिख लिए। चलिए, तो कल के क्लास में हम लोग सेल के टाइप के बारे में पढ़ा जाएगा, यानी कोशिका कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके आगे का सुनिए, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, और प्रोकैरियोटिक से हम लोग चलेंगे बैक्टीरिया में, फिर बैक्टीरिया के बारे में कुछ पढ़ेंगे। बात समझ में आया? फिर उसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक जीव कौन कौन है, फिर उन जीवों के बारे में फिर पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब कि जैसे जैसे स्टेप बाई स्टेप हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते चला जाएगा, और धीरे धीरे जो है बायोलॉजी अब आपका मतलब विस्तृत रूप में फैलते चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा आप ध्यान से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ताकि इसमें कुछ टॉपिक छूटे नहीं। ठीक है, अच्छा।